नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे कमोडिटीज़ की सारी बड़ी खबरें हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। लेकिन उससे पहले आपको हमारे गेस्ट से इंट्रो करवा देते हैं। आज हमारे साथ कमोडिटी समाचार के अंकित कपूर जी और थोड़ी देर बाद निर्मल बंग के कुणाल शाह भी जुड़ने वाले हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और चलिए शो की शुरुआत करते हैं सोने और चांदी के साथ। सबसे पहले अगर सोने की बात करें तो देखिए, अब ऊपरी स्तरों से यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। M6 पर भाव 1,52,000 रुपए के पास से है। वहीं 900 रुपए से ज्यादा की गिरावट आप देख सकते हैं। कॉमेक्स की बात करें तो $4,800 के नजदीक अब कॉमेक्स पर सोना कारोबार कर रहा है। करीब 1% ऊपरी स्तरों से टूटता हुआ नजर आया है। ट्रिगर्स क्या है तो देखिए, ट्रंप 1 फरवरी से जो 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने वाले थे, अब वो नहीं लगाएंगे। कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रंप के संबोधन में उन्होंने ये बात कही। साथ ही ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया है। जो ग्रीनलैंड का विवाद जारी था, उस पर भी थोड़ा सा ईज आउट होती हुई चीजें नजर आई है। हालांकि यूरोपीय सांसदों ने जुलाई में हुए EU और US ट्रेड समझौते पर अभी फिलहाल में रोक लगा दी है। साथ ही आप देखेंगे जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड्स में यहाँ पर भारी बिकवाली आती हुई नजर आई। और आज शाम आप देखेंगे कि अमेरिका में PCE प्राइस इंडेक्स और बेरोजगारी के दावे के आंकड़ों पर भी नजर रहती है और वही डिसाइड करेंगे कि अब फेड का यहाँ पर क्या रुख रहता है ब्याज दरों को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले सोने के साथ ही शुरुआत करते हैं। M6 की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है। 4.5% 4 तक की गिरावट यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1,54,000 के लेवल पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। लेकिन अब जो रैली हम देख रहे थे, वहां से थोड़ा सा ईज आउट, थोड़ा सा कम प्रेशर यहाँ पर नजर आ रहा है। अंकित जी, आप बताइए, सोने में अब यहाँ से आप कौन से लेवल्स देख रहे हैं? जितने सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस कब से यहाँ पर जो बरकरार थे, अब थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है, तो क्या और नीचे लेवल्स आते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में? जी नमस्कार। सबसे पहले तो बात करें गोल्ड की, तो कल जो इकोनॉमिक फोरम पे जो चीजें करी गई तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था, उससे मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो बहुत दिनों से जो तेजी चल रही थी, उसके कारण रिलैक्सेशन देखने को मिला है। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो सिल्वर $93-94 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो प्रीमियम इतने दिनों से हमारे यहाँ चल रही थी, 40,000 की प्रीमियम पहुंच गई थी सिल्वर के अंदर। गोल्ड के अंदर करीब करीब 7 से 8 हजार रुपए की प्रीमियम पहुंच चुका था, वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए दिख रहा है। तो इसके कारण M6 मार्केट में हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, स्पेशली कॉमेक्स गोल्ड और कॉमेक्स सिल्वर की अगर बात करें। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो सेटलमेंट है अभी यही रहने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो गोल्ड में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन $4,900 एक मेजर रेजिस्टेंस बन गया है। जब तक $4,900 के ऊपर नहीं जाता, तब तक नई तेजी करके काम नहीं करेंगे। और नीचे में 4650 एक इसी की रेंज में मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 से 4 दिन ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जब हमने लास्ट मंडे को आपसे बात करी थी, तब 1,55,000 का गोल्ड का टारगेट दिया था, वो अचीव हो चुका है। अब यहां से नए टारगेट्स के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 1,46,000 1,45,000 एक मेजर सपोर्ट जोन बना हुआ है और ऊपर में 1,58,000 एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक अब 1,58,000 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है, तब तक इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। और मैं आईएनआर की बात कर रहा हूं इसमें। और अगर मैं M6 की जगह कॉमेक्स गोल्ड की अगर बात करूं, तो जब तक $4,900 क्रॉस नहीं कर रहा है, तब तक नई तेजी करके काम नहीं करेंगे। अगले 2 से 3 दिन यहाँ पे रेंज में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ से मुझे काफी नेगेटिव दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी उछाला अगर मिलता है तो 3,20,000 के आसपास इसमें बिकवाली कर सकते हैं। 3,40,000 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे लगता है अगले 2 से 3 दिन के अंदर 2,90,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करी है, अगर मैं इंटरनेशनल बात करूं तो वहां पे $90 का एक मेजर सपोर्ट है। अगर $90 का लेवल अगर टूटता है तो बहुत जल्दी $82 से $76 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। $98 यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है यहाँ पर अंकित जी, लेकिन एक बात बताइए, आप जो लेवल्स बता रहे हैं अगर वो आते हैं तो क्या वहाँ पर निवेशकों को बाय करने की सलाह होगी? 2 से 3 दिन आप बता रहे हैं कि रेंज बाउंड दायरे में यहाँ पर कारोबार करे, कोई फ्रेश यहाँ पर टेक अभी ना ले। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर थोड़े कम हो रहे हैं, अगर सब कुछ ईज आउट हो जाता है, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो कितना करेक्शन आप देख रहे हैं आते हुए आने वाले दिनों में?
मैम देखिए, ईज आउट इतनी जल्दी कुछ होने नहीं वाला है। केवल अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है इसके कारण थोड़ा सा हमको रिएक्शन देखने को मिला है। और ये ईज आउट वाली कहानी तो हम पिछले 1 साल से सुन रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में कुछ ईज आउट हो सकता है। लेकिन मैंने हर बार एक ही चीज बोली है कि जब घर के मुद्दे इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते हो, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट के मुद्दे हैं, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं है। तो गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि अभी और भी स्ट्रेंथ बाकी है, लेकिन कुछ टाइम फ्रेम के अगले 8 से 10 दिन मुझे लगता है कि वेट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर। जब तक कोई नेक्स्ट ट्रिगर नहीं मिलता है तब तक हम लोग वेट करके चलें। अभी किसी कोई फ्रेश खरीदारी यहां पे करके चलना मुझे लगता है काफी रिस्की होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें ईज़ आउट नहीं होती। कल को फिर से देखना होगा कि कल कुछ और फिर नई खबर निकल कर यहाँ आ सकती है। चलिए, निर्मल बैंक के कुणाल शाह भी हमारे साथ बने हुए। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और आप भी बताइए, सोने में आप कौन से लेवल्स आप यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? निवेशकों को क्या रणनीति बनाकर चलना चाहिए अगले 5 से 7 दिन की बात करें, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, कितना करेक्शन और कितना उछाल यहाँ से आपको नजर आ रहा है? आप सुन पा रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्सट्रीमली सॉरी। सो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों एक टॉप आउट हो गए हैं अंटिल सम जियोपॉलिटिकल टेंशन टेक प्लेस इन ईरान। बट मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल तेजी का रुख नहीं लग रहा है। गोल्ड कैन कम डाउन टू अराउंड 1,46,000 1,45,000। सिल्वर कैन कम डाउन टू अराउंड 2,80,000। ये सब लेवल्स एक बार आ सकते हैं ऐसा लग रहा है। सो सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, सेल ऑन राइस की रणनीति आप यहाँ पर सुझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक राय आपसे बेस मेटल्स पर भी ले लेते हैं। देखिए, एमसीएक्स की बात करें घरेलू बाजार की, तो थोड़ा सीमित दायरे में ही यहाँ पर कारोबार होता हुआ बेस मेटल्स में नजर आ रहा है। कॉपर में देखिए आधे % से ज़्यादा की गिरावट है, 1270 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। लेड की बात करें तो यहाँ पर भी आधे % तक की गिरावट देख सकते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक में भी प्रेशर यहाँ पर लगातार नजर आ रहा है। इनके पीछे अंकित जी क्या वजह है, और क्या यहाँ पर भी जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं, और क्या ये कॉपर में सही वक्त होगा खरीदारी के लिए, क्योंकि काफी रैली हमने कॉपर में भी आते हुए देखी है। क्या इन लेवल्स पर एंट्री करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल सेंटिमेंट्स बने हुए हैं अभी रातों रात खत्म होने वाले नहीं है। और जिस तरह से हमने इक्विटी मार्केट्स को क्रैश होते हुए देखा है ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली अगर नैस्डैक पे देखें तो वहां पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दिख रही है। इस कारण से ग्लोबल स्लोडाउन की आशंका यहाँ पे बन रही है। तो हो सकता है कॉपर के अंदर थोड़ी सी गिरावट शॉर्ट टर्म में और देखने को मिले। तो कोई भी अगर उछाल मिलता है 1280 1285 के आसपास, तो यहाँ पे बिकवाली करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जब तक ये 1320 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक इसके अंदर तेजी करके काम नहीं करेंगे। अगर 1320 का लेवल क्रॉस करेगा तभी इसके अंदर कोई तेजी बनेगी, नहीं तो 1320 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बिकवाली करी जा सकती है। अगर इसमें 1260 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 1230 और उसके बाद में 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 1260 का लेवल ब्रेक करता है तो 1230 से 1200 तक के लेवल्स भी यहाँ आप कॉपर में आते हुए देख रहे हैं। एल्यूमिनियम और जिंक पर भी आपकी कोई सलाह रहेगी क्या अंकित जी? जी देखिए, एल्यूमिनियम के अंदर भी एक काफी हमने देखा सारे बेस मेटल्स के अंदर काफी अच्छी रैली आई थी। उसके बाद में एक कंसोलिडेशन फेज आया है। कंसोलिडेशन फेज के आने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टिव होता नजर आ रहा है। चार्ट्स को अगर हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो एक इसके अंदर बहुत अगर मैं देखूं तो पिछले काफी टाइम पुराना एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 325 रुपए 50 पैसे। जब तक ये 325 रुपए 50 पैसे के ऊपर एल्यूमिनियम नहीं जा रहा है तब तक एक फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिले। तो यहाँ पे किसी को भी बिकवाली करना है तो 314 315 के आसपास बिकवाली कर सकता है। 321 का स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है आने वाले टाइम में 305 302 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके अंदर गिरावट अगर गहराती है तो 290 तक के भी लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपने बेस मेटल्स पर राय दी, लेकिन कुणाल आपकी क्या पसंद रहेगी आज बेस मेटल्स में? आप क्या रणनीति सुझाएंगे निवेशकों को? आई थिंक शॉर्ट टर्म में इवन बेस मेटल में भी मुझे लग रहा है टॉप आउट हो गया है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू दोनों में कॉपर एल्यूमिनियम दोनों में तेजी का है। बट ऑलरेडी जो प्राइस एक्शन हमने लास्ट एक महीने में देखा है तो यहाँ से एक बार 1260 या 1265 तक आ सकता है। बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा प्राइस प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, बेस मेटल्स पे आपने भी सलाह दी, लेकिन अब कच्चे तेल की ओर भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी दारोमदार यहाँ पर होता है वो सब कुछ ग्लोबली ज़्यादा फंडामेंटल्स यहाँ पर काम करते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो देखिए ब्रेंट फिलहाल $65 के ऊपर कारोबार कर रहा है, और जो
ईज आउट हुआ है यूएस और ईयू के बीच। वहां पर उन्होंने बोला है कि अब हम कोई यहाँ पर सैन्य कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड का एक मुद्दा यहाँ पर बरकरार था, जिसको लेकर भी थोड़ी सी चीज़ें में राहत आई है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपनी मंथली ऑयल रिपोर्ट यहाँ पर जारी की। ग्लोबल ऑयल सप्लाई इस साल डिमांड से बेहतर रहने की उम्मीद है। साथ ही डिमांड ग्रोथ के अनुमान से थोड़ी और बढ़ोतरी यहाँ पर आईईए ने कर दी है। और अमेरिकी क्रूड इन्वेंट्री में भी करीब 3 बैरल डॉलर की यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है। टैरिफ की बात थी, एक बड़ा मुद्दा था टैरिफ यूरोपीय देशों के लिए, जहां पर भी ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि फिलहाल वो इस तरह की कोई बात नहीं सोच रहे हैं। और कच्चा तेल $65 के करीब, दोनों में हल्की बढ़त WTI और ब्रेंट क्रूड में। अंकित जी, कच्चे तेल में क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि पिछले 2-3 साल में कोई रिटर्न यहाँ पर नहीं बना हुआ है, और इस साल कितनी उम्मीदें है कि अच्छे रिटर्न यहाँ पर निवेशकों को मिल सकते हैं? एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी भी बताइएगा, और ईयर एंड तक आप क्या लेवल्स कच्चे तेल में आते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले आपके चैनल पे मैंने एक चीज बोली हुई थी कि बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद करके मत चलिए। सप्लाई कंसर्न बिल्कुल डेफिनेटली था मार्केट के अंदर कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स भी होते हैं जिसके नीचे जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वो $50 का एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे जाना काफी मुश्किल था। और हमने बार बार एक ही चीज बोली थी कि 5200 के आसपास आता है तो 4900 के स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं। हुआ भी यही कि 5200 के आसपास आया, उसके बाद 4900 का लेवल नहीं तोड़ा, और आज हम देख रहे हैं कि 55-5600 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। 2026 में भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं चल रहा हूं कि यहाँ पे बहुत कोई अच्छे रिटर्न जैसे सिल्वर और गोल्ड के अंदर रिटर्न मिले, ऐसे कोई रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिटर्न दिखता हुआ मिलेगा। कोई भी गिरावट अगर मिलती है 5400 के आसपास, तो यहाँ 5500 के आसपास अगर गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 5250 5250 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5800 और उसके बाद 6100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब 6100 के आसपास वो किस तरह से ट्रेड करता है, वहां पे किस तरह से फंडामेंटल डिमांड निकल के आती है, वो चीज देखने वाली होगी। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपने बता दिया है कि कच्चे तेल में कोई बड़ी गिरावट इस वक्त आप आते हुए नहीं देख रहे हैं। कुणाल जी, आपकी क्या राय होगी? क्या आपको भी लगता है कि इस साल अच्छे रिटर्न यहाँ पर कच्चा तेल निवेशकों को बना कर देगा? क्या आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त? जी, फंडामेंटल कच्चे तेल के इम्प्रूव्ड है, मच बेटर है। सप्लाई साइड से कोई मेजर ग्रोथ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और 1 से 1.5 मिलियन बैरल की ग्लोबली डिमांड बढ़ेगी। तो कुल मिला के तेजी का ही माहौल है। $50 ब्रॉडली शुड नॉट गो बिलो $50, और धीरे धीरे ये $65-70 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। सो बाई एट डिप्स की रणनीति कच्चे तेल में अपना सकते हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ आप कच्चे तेल में सुझा रहे हैं, लेकिन एक काउंटर नेचुरल गैस, देखिए यहाँ पर शानदार रैली आप देख सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब अमेरिका, यूएस, रशिया, बहुत सारे फुटेजेस तो मैंने भी देखे कि काफ़ी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। और अब जो आने वाले दिन है वो भी ये फोरकास्ट बताता है कि काफ़ी ठंड यहाँ पर गिरने वाली है, जिसके चलते शानदार तेज़ी आप एनजी में देख सकते हैं। यूएस नेचुरल गैस फ्यूचर्स की बात करें तो 20% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इस हफ्ते में ही देखिए 26% से ज़्यादा ये चल चुका है। कच्चे तेल में अंकित जी, नेचुरल गैस में अंकित जी, आपको क्या लगता है? 2-3 दिनों से शानदार तेज़ी, ग्लोबली अगर बात करें तो 12 से 14% की तेज़ी भी हमने देख ली है, और घरेलू बाजारों में भी लगातार यहाँ पर तेज़ी का ही रुख कायम है। फिलहाल 4.5% से ज्यादा की तेजी 334-35 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। क्या इन लेवल्स पर एंट्री करना चाहिए एनजी में, या फिर थोड़ा रुक जाए, उसके बाद यहाँ पर आपको मौके मिलेंगे? यहाँ पे बात करेंगे तो 1 महीने की मंदी सिर्फ 4 दिन में कवर हो गई है, और हमने देखा है कि 280 का लेवल टच करने के बाद में आज हमने नया हाई 500 का देखा है। पिछले 3-4 सालों में ये नया हाई हमने देखा है। ऑल टाइम हाई तो अभी बहुत दूर है, 800 के ऊपर का लगा हुआ है, लेकिन इस तरह की तेजी इसकी देखने को मिली है, और फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। आपसे याद होगा जब हमने आपसे बात करी थी तो इसके अंदर मैंने एक स्टॉप लॉस दिया था 229 का, कि जब तक ये 229 का लेवल नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि वहां पे गंगोत्री पैटर्न बना हुआ है, और उसके बाद उसी पैटर्न का सपोर्ट लेके वापस से इसने उछाल दिया है, और 4 दिन के अंदर हमने 200 रुपए से ज्यादा की इसके अंदर तेजी देखी है। तो ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रहने वाला है, और आपके चैनल पे मैंने 600-620 का टारगेट दिया हुआ था, उसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहूंगा। और आने वाले टाइम में ये मतलब अगर 2026 के एंड तक की बात करूं तो 860 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात होती है फ्रेश खरीदारी की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 450-460 के आसपास अगर मिलता है तो फ्रेश खरीदारी करी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे पोजिशनल खरीदारी रहेगी, इंट्राडे बेसिस पे नहीं रहेगी। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो 270 का लगाएंगे। आने वाले टाइम में 800-860 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड होगा, लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे ट्रेडर्स को अभी दूरी बना के चलना चाहिए।
ठीक है, शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा सा कॉशियस रहने का बता रहे हैं, लेकिन जो आप 860 तक के टारगेट्स बता रहे हैं अंकित जी, उसकी टाइमलाइन क्या रहेगी? कब तक इतने बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए आप देख रहे हैं? नेचुरल गैस का मैम ये ट्रेंड रहा है। हम्म। हम 2016 से लेके अभी तक का ट्रेंड देखें पिछले 10 साल का, तो हर 2 साल में ये नया लो मारता है, उसके हर फोर्थ ईयर में एक नया हाई मारता है। तो 2022 में हमने देखा था, सॉरी 2024 में हमने देखा था 130 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 2016 से अगर इस ट्रेंड को हम कंटिन्यू करते हुए देखें तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ 2026 ये जो टारगेट है 860 का वो अचीव होता हुआ नजर आएगा। हर बार इसने एक नया हाई मारा है, तो मुझे लगता है कि 2026 में भी 860 का टारगेट जो है नया हाई वो अचीव करना चाहिए। उसके बाद वापस से अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो वापस से गिरावट अगले 2 साल में हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। इस साल के एंड तक 860 के टारगेट्स यहाँ पर आप आते हुए देख रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि 2026 ईयर एंड तक ये टारगेट। कुणाल जी माफ कीजिएगा, कुणाल जी आपको क्या लगता है एनजी में इन लेवल्स पर आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं, और क्या कोई टारगेट्स आप भी देख रहे हैं इतने बड़े टारगेट्स आते हुए ईयर एंड तक? नहीं, मेरा नेचुरल गैस पे अभी कोई स्टडी नहीं है, नो कमेंट्स। ठीक है कुणाल जी, चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और कमोडिटी पर चर्चा को जारी रखेंगे। पर देखिए सीसीआई यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास की खरीदारी बढ़ाई है। 21 जनवरी 2026 तक सीसीआई ने 85 लाख गांठ की खरीद की। पिछले साल की अवधि के मुकाबले 40 लाख गांठ जहां पर ज्यादा है। कपास की फसल अच्छी रहने के संकेत भी यहां पर सीसीआई ने दिए हैं। साथ ही किसानों की अगर बात करें तो उनके पास अभी भी 110 से 120 लाख गांठ यहाँ पर कपास मौजूद है किसानों के पास, और मौजूदा सीजन में कुल फसल अनुमान जो लगा रहे हैं वो 310 से 320 लाख गांठ का ये लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक गांठ यानी 170 किलो का कपास। यहाँ पर इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि किन राज्यों की आवक किस तरह की रही है। तो 21 जनवरी 2026 तक का डेटा जो हमारे पास है उसके मुताबिक महाराष्ट्र में करीब 51.5 लाख गांठ सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवक आती हुई नजर आई। उसके बाद बात करें तेलंगाना में, आप देखेंगे 38 लाख गांठ रही है। गुजरात और तेलंगाना का जो रेशो है वो सेम है। उसके अलावा जो सबसे आवक जहां पर रही है वो राज्य रहा है तमिलनाडु। यहाँ पर सिर्फ 0.75 लाख गांठ यहाँ पर आवक यहाँ पर तमिलनाडु में आती हुई नजर आई। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन और तेलंगाना में और तमिलनाडु में सबसे कम उत्पादन यहाँ पर देखने को मिला। इसी पर हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीडी कॉटन के अरुण सिकसरिया हमारे साथ है। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ, और जो कॉटन के लिए स्पेशल खबर आई है, सीसीआई की कॉटन खरीदारी कितनी हुई है और इस खरीदारी से क्या संकेत अब यहाँ पर आगे कॉटन के लिए मिल रहे हैं? सीसीआई की खरीदारी अबाउट 85-88 लाख बेल्स की हो चुकी है अभी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम टिपिकली फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। तो 3 महीने में इन्होंने माल प्रोक्योरमेंट किया है एंड अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ है एंड फार्मर्स को काफी राहत मिली है इससे। एंड अभी आने वाले टाइम में भी अभी सीसीआई ने रजिस्ट्रेशन का एक वक्त दिया था कि फार्मर्स को सब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। काफी चेंजेस लाए थे इस साल, तो फार्मर्स को रजिस्टर करना पड़ता है और फार्मर्स उस रजिस्ट्रेशन के बाद में ही कपास सीसीआई को दे सकते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन का डेट भी अभी नजदीकी आ रहा है, खत्म होने को आ रहा है। तो अभी ये वी हैव टू वेट एंड वॉच की सीसीआई और कितनी 1 करोड़ का तो पूरी हो जाएगी उनकी, ऐसा मानना है बाय दिस मंथ एंड। और अभी फरवरी में क्या उनका विचारधारा है, क्या उनकी परचेजिंग की स्टाइल रहेगी, दैट इज टू बी सीन हाउ इट मूव्स। और अभी उन्होंने बेचना भी चालू कर दिया माल। दैट इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड कि प्रोक्योरमेंट के साथ साथ बेच भी रहे माल। अगर कपास की और कॉटन की यहाँ पर बात करें तो आने वाले दिनों में आप प्राइसेस कहाँ पर जाते हुए देख रहे हैं, और कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिससे यहाँ पर कॉटन के प्राइस को इम्पैक्ट मिलेगा और उस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक प्राइस का सवाल है, एमएसपी है, तो एमएसपी के फार्मर्स को प्रोटेक्ट है एमएसपी से। जहाँ तक कॉटन बेल्स का सवाल है, मेरे हिसाब से रेंज जो है अभी ये सीसीआई ने 57,000 का भाव निकाला है, तो 55,000 से 58,000 के बीच में बाजार मेंटेन रहेगा फॉर कपल ऑफ मंथ्स। क्योंकि सबसे बड़ा एक तो मसला है कि इंपोर्ट अलाउड है, तो इंपोर्ट का भी एक चल रहा है कि भाई अगर कोई भी बाजार इधर बढ़ जाएगा तो इंपोर्ट अलाउड है। इंपोर्ट की कॉस्टिंग आ जाती है 57 से 58,000 रुपये लैंड रेट विद 11% ड्यूटी। अभी अगर गवर्नमेंट कुछ भी बजट में हेरा फेरी करती, ड्यूटी में कमती कर दी, तो मेरे हिसाब से सारी की सारी मील वाले इंपोर्ट पे चले जाएंगे। तो ये बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी था। सीसीआई ने प्राइस भी अच्छा ही निकाला है, बट
जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि भाई वो कॉटलुक इंडेक्स ए से निकालेंगे, वो हुआ नहीं है। तो कोशिश जारी है सबकी, देखिए क्या करते हैं, सीसीआई प्राइसिंग की मॉडल क्या रखता है। जी, एक और छोटा सा सवाल आपसे था, बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर सरकार एमएसपी बढ़ाएगी या घटा भी सकती है? क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बजट से आपकी? देखिए, एमएसपी इज नथिंग टू डू विद बजट, क्योंकि उनका एक अलग से सिस्टम होता है और वो एक अलग से एक पैनल है उनका, वो सबसे राय लेते हैं और पीछे हम लोग जून जुलाई में नक्की करते हैं। तो बजट में कोई एमएसपी का कोई रुख आने की संभावना है नहीं। बजट में तो यही है, 2-3 मसला है जो अगर कॉटन वालों को दे देवे। एक तो है कि इंपोर्ट ड्यूटी का क्या इनका रहता है कि मसला, आगे कंटिन्यूइंग इंपोर्ट ड्यूटी, या पीछे एडवांस में सब बोल के रखे तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, तो दे कैन प्लान द परचेजेस। दूसरा है एक आरसीएम का बहुत कई महीनों से मसला चल रहा है कि भाई जिनर भाइयों को जितने भी हमारे, उनको आरसीएम में बहुत तकलीफ हो रही है, करोड़ों रुपया अटका हुआ है सबका इन टर्म्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो ये दोनों का अगर हल हो जावे तो आई थिंक द एंटायर वैल्यू चेन विल बेनिफिट कंफर्टेबली। बिल्कुल अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ मुनाफे की मंडी में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। साथ ही कुणाल जी और अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज वक्त देने के लिए। शुक्रिया।